वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास है वो आपकी क्लास जो हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसी को जारी रखते हुए आगे आगे का जो इवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म में देखिए तीन फेज थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। तीन फेज थे। सबसे पहला एरा ऑफ लिबरल्स, ठीक है, उदारवादियों का युग, जो कि आपका 1885 से लेके 1905 तक चला, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, जो कि बहुत ही छोटा सा फेज़ है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना है नहीं, लेकिन उससे भी क्वेश्चन राइज होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ से मेन क्वेश्चन राइज होते हैं वो है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी 1905 से लेके 1919 तक का समय, और उसके बाद गांधीयन एरा। तो हम लोग एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म 1905 से स्टार्ट किया था। हमने दो इवेंट हमने पढ़ चुके थे। पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट जिसे आप कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे तीसरा इवेंट, और ये इवेंट है सूरत स्प्लिट। ठीक है, ये सेशन उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती हो, स्पेशली आपके एसएससी, रेलवे और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं छोटे मोटे, वहाँ पे ये आपका जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट करते ना हुए हम लोग अपने पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं सूरत स्प्लिट का। तो देखिए सूरत स्प्लिट था क्या। सूरत स्प्लिट, एक मिनट, पहला पॉइंट कहता है कि द सूरत स्प्लिट वॉज द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए जितने भी आपके जो भारत का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उसको लीड कौन कर रहा था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप में टूट गया। जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये दो ग्रुप्स में, दो गुटों में टूट गई। और वो दो गुट क्या थे? वो दो ग्रुप क्या थे? पहला ग्रुप था द मॉडरेट्स, द उदारवादी लोग। ठीक है, मॉडरेट्स करने का मतलब उदारवादी। ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, येलो से अच्छा ब्लैक होगा। ठीक है, मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी लोग। ओके, और द एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये उदारवादियों का समूह और ये उग्रवादियों का समूह। उग्रवादी तो मतलब दो ग्रुप में टूट गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। सूरत सेशन जो 1907 का, जो देखिए हर साल एनुअल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसी सेशन का एक सेशन था सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ था। इस सेशन में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो दो ग्रुप्स में, दो फैक्शन में टूट गया। और ये दो फैक्शन क्या थे? द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो आपसे ये पूछता है क्वेश्चंस कि बताइए किस सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में टूट गया। तो आपको याद रखना है सूरत सेशन। और ये सूरत सेशन किस ईयर में हुआ था? 1907 में। ठीक है, तो ये जो दो ग्रुप्स में टूटा, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स, तो इनके टूटने का कारण क्या था? जब भी दो ग्रुप टूटते हैं तो क्या कारण हो सकता है? नॉर्मल सी बात है, उन लोगों में आपस में तालमेल न बैठ रहा हो, उनकी विचारधारा न मिल रहे हो। तो यही बात है। रीजन जो इसके स्प्लिट का क्या था कि द स्प्लिट वॉज कॉज्ड बाय द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स, टू फैक्शंस। जो दो ग्रुप्स थी उनकी विचारधाराएं जो थी वो अलग अलग थी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट किसी और तरीके से प्रोटेस्ट को लीड करना चाह रहे थे, नेशनल मूवमेंट को चलाना चाह रहे थे, और मॉडरेट्स किसी और तरीके से, किसी और वे से इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो जब ये दोनों विचारधाराएं नहीं मिली तो इन दोनों में क्या हो गया? अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप्स में, दो फैक्शंस में टूट गई सूरत सेशन में 1907 में। ठीक, तो ये मेन रीजन माना जाता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं इमेज भी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ये दो ग्रुप्स आपके हैं। इधर जो आप राइट हैंड साइड में ग्रुप देख रहे हो, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह, ये ग्रुप जो है ये ग्रुप है मॉडरेट्स का। ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है मॉडरेट्स। ओके, यानी ये उदारवादी लोग थे, इसमें थोड़े से एजेड लोग थे कह सकते हैं आप लोग। और जो यंग लीडर्स का ग्रुप था ये थे एक्सट्रीमिस्ट।
ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से हैं आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, औरबिंदो घोष, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह, ये सब क्या हैं? मॉडरेट्स लीडर हैं, उदारवादी नेता लोग हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं बैकग्राउंड, मतलब क्या आपका बैकग्राउंड था सूरत स्प्लिट के पहले। ऐसा क्या हुआ कि जो आपका सूरत स्प्लिट में जाके ये इवेंट घटा? क्या इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड मतलब होता है पृष्ठभूमि क्या थी? तो देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द मैनर ऑफ अपोजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मेन कॉज ऑफ स्प्लिट। ठीक है, मतलब जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया, जिस मैनर में अपोज किया, यही मेन रीजन था स्प्लिट का। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो बहुत ही एक्टिवली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट कहलाए। ठीक है, और कुछ लीडर्स थे जो कि बहुत ही पैसिव प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब बहुत ही शांत रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मतलब हिंसक नहीं हो रहे थे, तो वो लोग मॉडरेट्स कहलाए। ठीक है, तो मतलब जो मैनर था इनका प्रोटेस्ट करने का वो अलग अलग था। तो यही जो मेन रीज़न माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने का जो मैनर था, यही मेन रीज़न था। क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल, अरे स्प्लिट, सूरत स्प्लिट का मेन रीज़न ये माना गया। ठीक है, इन 1905, इन 1905 द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, मैंने आपको बताया कि हर साल कहीं ना कहीं क्या होता था? अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1905 का सेशन था, बनारस सेशन, ये 1905 का सेशन हुआ कहाँ? तो देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि किस ईयर में, कहाँ कहाँ। 1905 में ये बनारस सेशन ऑफ आईएनसी। तो 1905 में जो बनारस अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंटशिप थे, वो किसके पास थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास थी, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, जो कि एक उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का इश्यू था उसे उठाया। ठीक है, और जितने भी नेता लोग थे, चाहे वो मॉडरेट्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट हों, उन्होंने इस इशू के लिए क्या किया? स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे जो अभियान चलाए गए उसको पूरी तरह सपोर्ट किया, उसका पूरी तरह साथ दिया, दोनों ही ग्रुप ने। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, एज द टाइम पास्ड बाई, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द एगिटेशन टू बी ए मास स्ट्रगल ओवर द कंट्री। जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था का जो अपोजिशन स्टार्ट हुआ था, जो आपको बोला गया ना कि जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो क्या हुआ था? बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो सभी पहले क्या हो रहा था, जब जितने भी इवेंट हो रहे थे वो बंगाल में तक सीमित थे। ठीक है, लेकिन अब क्या थे? जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कहते थे कि ये पूरे बंगाल में ना होकर पूरे भारत में इसको चलाइए। ठीक है, जो ये एगिटेशन है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरुद्ध, इसको पूरे ऑल ओवर कंट्री फैलाना चाहते थे। कौन? उग्रवादी जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो। बट द मॉडरेट्स हैड स्टिल फेथ इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड वांटेड टू कन्फाइन द बॉयकॉट टू बंगाल एंड फॉरेन गुड्स ओनली। लेकिन जो उदारवादी नेता लोग थे वो कहते थे नहीं, ये जितने भी बॉयकॉट और ये स्वदेशी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, ये इन्हें आप बंगाल तक ही सीमित रखिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है। ठीक है, तो आप इन्हें बंगाल तक ही सीमित रखिए, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्हें भरोसा था कि ये हमारी मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ये मॉडरेट्स लोग का विचारधारा थी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप इस पूरे स्वदेशी मूवमेंट को, ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है, इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलाइए। ये मॉडरेट, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग का मानना था। ठीक है, जो उग्रवादी थे वो पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, और जो मॉडरेट्स थे, उदारवादी लोग थे, वो कहते थे नहीं, बंगाल तक ही सीमित रहने दीजिए। ठीक है, विचारधारा बदल रही है, दोनों लोग की विचारधारा बदल रही है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? इन 1906 कलकत्ता सेशन विटनेस्ड 4 रिजोल्यूशंस। अब 1905 में देखिए सेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास थी। अब 1906 में क्या हुआ? कलकत्ता सेशन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ।
और यहाँ पे दो नहीं 4 रिजोल्यूशंस लिए गए, स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन। ये 4 जो है रिजोल्यूशंस लिए गए। लेकिन बट द मीनिंग ऑफ 4 रिजोल्यूशन वॉज नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट। लेकिन मतलब ये खुल के नहीं इन रिजोल्यूशंस के बारे में बताया गया, ठीक है। इनका खुल के प्रचार प्रसार नहीं किया गया। रिजोल्यूशन तो ले लिया गया लेकिन खुलकर प्रचार प्रसार इनका नहीं किया गया। द कलकत्ता सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई दादा भाई नौरोजी, अ मॉडरेट लीडर। देखिए अब क्या था ना, 1906 से क्या हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ने लगी थी, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को लोग पसंद करने लगे थे। तो अब क्या थे, जो जितने भी कोलकाता आपके कांग्रेस सेशन होने लगे थे तो मॉडरेट वाले लोग चाहते थे कि जो उसका जो प्रेसिडेंटशिप हो वो उनके ग्रुप से आए, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि वो हमारे ओर से कोई नेता जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप करे। तो क्या हुआ, जब कलकत्ता सेशन हुआ तो मॉडरेट लीडर सोच रहे थे कि हमारी तरफ से कोई आए, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप करने, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर सोच रहे थे कि हमारी तरफ से कोई आए प्रेसिडेंटशिप करने। लेकिन अंत में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी एक जो कि सीनियर मॉडरेट लीडर थे, सीनियर मोस्ट मॉडरेट लीडर थे, जब उनका नाम सुझाव दिया गया तो एक्सट्रीमिस्ट लोग को भी शांत होना पड़ा, क्योंकि बहुत ही सज्जन और बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। जब इनका नाम सुझाव दिया गया कि नहीं इन्हें बनाना है प्रेसिडेंट, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो भी थे वो भी मान गए, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे, बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक। तो जब इनका नाम सुझाव दिया गया तो सभी लोग शांत रह गए और इनको प्रेसिडेंट मानने को तैयार हो गए। तो कलकत्ता सेशन में भी मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन जब ये नाम सुनाई दिया कि नहीं ये बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, तो सब लोग शांत हो गए। अब लेकिन जो इनकी चाह थी वो 1907 सेशन में फिर उमड़ के बाहर आई सबके मन में। इन 1907 एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय टू बी द प्रेसिडेंट। अब देखिए 1907 सेशन जो हुआ, एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उग्रवादी लोग थे, वो किसे बनाना चाहते थे, या तो बाल गंगाधर तिलक जी को बना दीजिए या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाइए एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस का। ऑन द अदर हैंड द मॉडरेट्स वांटेड रास बिहारी घोष टू बी द प्रेसिडेंट। लेकिन जो उदारवादी लोग थे, मॉडरेट्स थे, वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, जो एनुअल सेशन था सूरत सेशन उसका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मतलब वो अपने लीडर को बनाना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था वो अपने लीडर, उनका लीडर कौन था, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, वो उन्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। और जो मॉडरेट ग्रुप था वो रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाना चाहता था 1907 सेशन का, ठीक है। अब देखिए ये है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, दादा भाई नौरोजी। देखिए मैंने फिगर भी आपको ले आके रखा है ताकि आपको बोरिंग ना लगे इमेज देख के, क्योंकि हिस्ट्री है थोड़ी सी बोरिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होते तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि कहानी की तरह होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस किताब में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि फेमस है ड्रेन थ्योरी के नाम से, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोला जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोला जाता है। इसमें उन्होंने बोला क्या कि द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स दैट इंडिया वाज कंपेल्ड टू मेक टू ब्रिटिश सिस्टमैटिकली स्ट्रिप द कंट्री ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो एक तरफा इंडिया मजबूर था ब्रिटेन को देने के लिए, ये यही जो एक तरफा आप जब किसी को दोगे तो आप खुद के पास, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप केवल दे ही रहे हो तो आपके पास वो ख़त्म होना लाजिमी है। तो इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो क्या जाता, ब्रिटेन जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया क्या हो गया, स्ट्रिप द कंट्री ऑफ रिसोर्सेज। एक तरफा देने की वजह से
जो इंडिया की जो रिसोर्सेज थे तो वो ख़त्म हो गए, एंड दस परपिचुएटेड प्रॉपर्टी, और गरीबी फैल गई। तो ये एक ड्रेन थ्योरी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अपने बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को डिस्कस किया था। ठीक है, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये 1906 कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट के लिए नाम इनका सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ, जब 1907 में एक्सट्रीमिस्ट जो थे लीडर्स, उन्होंने राज बिहारी सॉरी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक या किसका नाम सजेस्ट किया था, बाल गंगा देखिए देखिए बाल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय का नाम सजेस्ट किया था प्रेसिडेंट के रूप में 1907 का सेशन के लिए। और जो मॉडरेट था, उन्होंने बस एक नाम सजेस्ट किया था, वो थे राज बिहारी घोष। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एट द सेम टाइम 1907 में ही वेन्यू ऑफ सेशन वॉज चेंज फ्रॉम नागपुर टू सूरत। ये भी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा कि किस सेशन में जो वेन्यू है वो चेंज किया गया नागपुर से सूरत। तो आपको याद रखना है सूरत सेशन 1907 में। ठीक है, तो पहले क्या था, ये जो सेशन था 1907 का वो नागपुर में होने वाला था, नागपुर महाराष्ट्र में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे सूरत में शिफ्ट कर दिया गया, इसका वेन्यू को बदल के सूरत कर दिया गया। और सूरत जो था वो होम टाउन था बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, सूरत क्या था, ये बाल गंगाधर तिलक जी का होम टाउन था। एंड एज पर द कांग्रेस कन्वेंशन, और कांग्रेस कन्वेंशन के आधार पे ही कुड नॉट बी द प्रेसिडेंट इन हिज होम प्रोविंस। और बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, वो अपने होम प्रोविंस में, अपने होम टाउन में प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा कांग्रेस कन्वेंशन में था। एज पर कांग्रेस कन्वेंशन, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो अपने होम टाउन में, अपने होम प्रोविंस में प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और इस तरह क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके सुझाव को नकार दिया गया, और जो मॉडरेट ग्रुप ने जो नाम सजेस्ट किया गया था राज बिहारी घोष, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया 1907 सेशन का। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए ऑफ 1907 सूरत सेशन। ठीक है, जब राज बिहारी घोष को 1907 सेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो ये जो राज बिहारी घोष थे, ये कहाँ के थे, मतलब किस ग्रुप के थे, ये मॉडरेट लीडर थे। ठीक है, तो जब मॉडरेट लीडर को बना दिया गया, तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोल दिया कि जब हमारी बात ही नहीं मानना तो हम आपके साथ क्यों रहें। तो उन्होंने स्प्लिट करने का डिसीजन ले लिया, और इस तरह सूरत स्प्लिट हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सूरत स्प्लिट समझ में आ गया होगा। देखिए, ये है वो महान एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखनी है। इनका जो जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, बॉर्न इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, एक लॉयर भी थे, कहा जाता है ये एक लॉयर भी थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, मतलब एजुकेशन की बहुत बढ़ावा देते थे ये। ठीक है, इन्होंने कई कॉलेजेस का भी फॉर्मेशन स्टेबलाइजमेंट किया है। ठीक है, इन्होंने इनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के क्षेत्र में, वो पूछा जाता है आपसे। जैसे कि इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अकेले स्थापना नहीं की, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये एग्ज़ाम का देखिए वन लाइनर क्वेश्चन जो आता है, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट पूछता है कि बताइए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को किसने फाउंड किया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अकेले नहीं फाउंड किया था, तो ये लिख लीजिएगा, ही
को फाउंडेड मतलब साथ मिलकर किया। ही को फाउंडेड द डक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884। 1884 में इन्होंने, 1884 था ना, देख लें, ठीक है जी हाँ, 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम की संस्था का इन्होंने क्या किया, फाउंड किया, स्थापना किया। और किसके साथ मिलकर किया, तो गोपाल गणेश अगरकर along with याद रखिएगा, गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। इनके साथ मिलकर इन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने एक और कॉलेज की स्थापना की थी, फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेबलाइज्ड फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे में एक फर्ग्यूसन कॉलेज है, उसकी भी स्थापना में इन्होंने मदद की इन 1885। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ था, किसका, बाल गंगाधर तिलक जी का। और ये क्या थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक उग्रवादी नेता थे, ठीक। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट हमने समझ लिया, उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि देख ली क्या थे। अब हम पढ़ेंगे इसका कंसिक्वेंसेज, इसके प्रभाव क्या पड़े, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये देखते हैं। आफ्टर द सूरत स्प्लिट, जब सूरत स्प्लिट हो गया, इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट स्टार्टेड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, स्टार्टेड रिप्रेसिव मेजर्स अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि मॉडरेट लीडर्स तो हमारे खिलाफ उतना कुछ एक्टिव प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, जो भी करेगा वो क्या करेगा, उग्रवादी जो समूह है वही करेगा। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स लेना स्टार्ट किया अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। ड्यूरिंग 1907 एंड 1911 वेरियस लॉज वर पास टू चेक एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। 1907 से लेकर 1911 के बीच बहुत ढेर सारे लॉज को पास किया गया ताकि लोग सरकार के विरुद्ध कोई एक्टिविटीज़ न कर पाएँ। और वो कौन कौन से लॉज थे, कानून थे। पहला कानून था द सिडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, बस आपको नाम और ईयर हल्का सा याद रखना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, द इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट एंड ऑफेंसेस एक्ट 1908, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, ये कुछ ना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ये दो लॉ आपको याद रखना है, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट एंड ऑफेंसेस एक्ट 1908 और द इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ठीक है। तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लिए गए एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लीडर्स थे उनके खिलाफ, ताकि ये कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ न कर पाएँ, इसलिए, ठीक है, सरकार के विरुद्ध कोई रिवोल्ट न खड़ा कर पाएँ, इसलिए, क्योंकि इन्हीं से खतरा था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा था। क्योंकि मॉडरेट लोग तो उतना एक्टिव प्रोटेस्ट करते नहीं थे, वो पैसिव प्रोटेस्ट करते थे, तो उनसे खतरा नहीं था। जो भी खतरा था वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से था। तो इन्हीं के खिलाफ क्या करो, कठिन से कठिन कार्यवाही करो, दमनकारी कह सकते हैं मेजर्स लिए गए इनके खिलाफ, ठीक है। और क्या किए, और क्या क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंट टू मैंडले जेल फॉर 6 ईयर्स। जो बाल गंगाधर तिलक को इसके बाद क्या किया गया, 6 साल के लिए मैंडले जेल में भेज दिया गया, ठीक है। 1907 के जो सूरत स्प्लिट के बाद, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी क्या थे, अब ये क्या थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो इनको क्या किया गया, सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक को मैंडले जेल में 6 साल के लिए भेज दिया। 6 साल बहुत बड़ी बात होती है। लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर ब्रिटेन। देखिए लाला लाजपत राय क्या हो गए, ब्रिटेन चले गए, ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके खिलाफ क्या थी, कठिन से कठिन कार्यवाही हो रही थी ना। और अरविंदो घोष गेव अप पॉलिटिक्स एंड टुक अप रिलीजियस वर्क इन पौंडीचेरी। जो अरविंदो घोष थे, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्होंने भी क्या किया, पॉलिटिक्स, राजनीति को छोड़ दिया और रिलीजियस वर्क और धार्मिक क्रियाकर्म में लग गए पौंडीचेरी में, ठीक है। द गवर्नमेंट केम अप विद ए न्यू स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल
और एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक नई स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल के साथ आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या 1909 रिफॉर्म वॉज मेड टू कन्फ्यूज द मॉडरेट्स एंड अपीज द मुस्लिम्स एज वेल। फिर 1909 में, ठीक है, 1909 में इन्होंने एक रिफॉर्म ले आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिससे इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स कम्युनिटी को खुश करने का प्रयास किया और जो मॉडरेट्स थे उनको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, उनको कंफ्यूज कर दिया और मुस्लिम लोग को खुश कर दिया, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ये 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्या क्या उसमें प्रोविजंस थे, वो सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमारा अगला जो अब इवेंट होगा वो क्या होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सूरत स्प्लिट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सब कुछ डिस्कस किया, क्या था सूरत स्प्लिट, इसके रीजंस क्या थे, बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुए। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी को मैंडले जेल में 6 साल के लिए भेज दिया गया। जो आपके लाला लाजपत राय जी थे वो ब्रिटेन चले गए और अरविंदो घोष ने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब आफ्टर मैथ सिचुएशन थी आपकी सूरत स्प्लिट की। और सूरत स्प्लिट में इम्पॉर्टेंट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे बाल गंगाधर तिलक जी के। ये एक बहुत ही बड़े लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे। इनका जन्म जो था रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ईयर की बात करते हैं तो ईयर इनका जो हुआ था वो 1856 में इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है। इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज जो पुणे में है उसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ था बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। इन्होंने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1884 में। अकेले नहीं की, किसी के साथ मिलकर की, और जो जिनके साथ मिलकर की उनका नाम था गोपाल गणेश अगरकर जी, ठीक है। तो ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।